चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो मुख्य हॉट डिस्ट्रिक्ट और या स्टेट कहे, सबसे बड़ा स्टेट जम्मू कश्मीर, जो उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि लगभग 3 वर्ष हो गए वहाँ पे चुनाव नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद वहाँ पे चुनाव घोषित कर दिए गए। साथ साथ हरियाणा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ एरिया और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली के नज़दीक होने के कारण। ऐसे में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां अपनी प्रबल दावेदारी कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। लेकिन हम बैठे हैं बड़खल विधानसभा में, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। उसके मुख्य कारण है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भाजपा की तरफ से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। टीम पूरी भाजपा की लगी हुई है। देखना यह है कि भाजपा आखिर दाव किस पर खेलती है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिद्वंदी अघोषित माने जा रहे हैं, विजय प्रताप, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 चुनाव अपने हार चुके हैं, जिसकी वजह से उनका ये चुनाव बैक टू बैक, जिसे कहें, डू और डाई का हो गया है। ऐसे में भाजपा किसे मैदान में उतारते देखने का विषय है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ फरीदाबाद के कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में राजन मुथरेजा हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार की दावेदारी प्रबलता से कहते हैं, क्या विजन रहेगा इनका बड़खल विधानसभा में, और किन मुख्य कामों की खास तौर पर आवश्यकता है। राजन जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल राजन जी ये रहेगा कि अभी तक किसी भी पार्टी ने खैर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो सत्य है, लेकिन अघोषित प्रत्याशी अगर हम विजय प्रताप को मानते हैं, तो उनके मुकाबले भाजपा की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किसको मैदान में उतारना चाहिए, या कौन उनसे टक्कर ले सकता है? आपके विजन में क्या रहेगा? देखिए, ये आपके सवाल मेरे को लगता है इंटरव्यू में बार बार आएंगे, तो एक बात मैं मुख्यता से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। चेहरा जो है वो हमारा कमल का फूल है। कमल का फूल चेहरा, खैर इसको घोषित कहें, आप घोषित इसको पॉलिटिकल आंसर कह सकते हैं। लेकिन अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर जी। फरीदाबाद में भी अगर बड़खल विधानसभा की बात करें तो 10 साल से आपका ही प्रत्याशी विजयी हुआ है। ऐसे में जो विरोधाभास है, वो जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो भाजपा को लेकर नहीं है, ये क्लियर है। वो विरोधाभास यहाँ के चुने हुए आपके नुमाइंदे के ऊपर है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, उस विरोधाभास को काबू कर पाएगी? निश्चित ही। देखिए, आप जिसे विरोधाभास कहते हैं, एक्चुअली वो कोई उसकी कोई परिभाषा नहीं है। नहीं, सत्ता विरोधी लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सरकार बना रहे हैं और स्पष्ट बहुमत से बना रहे हैं सरकार। ये कुछ आंतरिक डेटा हमारे भी है, क्योंकि ये जो चलाया चलन होता है ये विरोधियों का होता है, विरोधाभास है, नहीं आ रहे। और एक आम आदमी जो होता है ना, वो कई बार इस बवंडर में फंस जाता है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने का नाते वो यही है कि उस आम आदमी को सच्चाई दिखाई जाए, 10 साल में किए हुए कामों को बताया जाए और लोगों का विश्वास दोबारा से जीता जाए, मत जीतने के तरीके से, ताकि जिस दिन मतदान हो, पहली कोशिश ये रहे कि बहुत ज़्यादा मतदान हो। पिछले भी रिकॉर्ड टूटे उस मतदान में। अभी जो हाल ही में हमारा चुनाव गया 2024 का लोकसभा का, इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी ये सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपा कि नॉर्थ के अंदर कितनी गर्मी थी, उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा मैंडेट मिला हमारे को। इतना पोलिंग आपको आंकड़ों में बात करता हूँ। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 94,000 वोटों से भाजपा ने बड़खल में लीड करी थी। उस समय आपके उम्मीदवार, जो फिलहाल मौजूदा मंत्री भी रह चुके हैं सीमा त्रिखा, वो महज 2,500 वोटों से जीती थी। लोकसभा में 94,000 का गैप था और विधानसभा में वो 2,500 पे आके सिमट गया। इस बार महज 35,000 वोटों की लीड बड़खल विधानसभा से गई है। तो ऐसे में क्या मानते हैं, क्या वो कवर कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी इसको कवर कर पाएगी? मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है, चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक रही बात कवरिंग की, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही वोटों से ये सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे काम अब प्रमुखता से किए जाने चाहिए जो बड़खल विधानसभा में? क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में नहीं होता। आज सड़क बनी है, 10 साल बाद टूटेगी, बिजली खंभे रिपेयर होंगे, शिफ्टिंग होगी। लेकिन जो इन लीग से हटकर है, वो कौन सा ऐसा काम है, यदि पार्टी आप पे दाव खेलती है और सरकार भी बन जाती है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरा पहले प्रयास, मैंने आपको कहा कि यही है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा शेष नेतृत्व मेरे पे विश्वास जताए और उस विश्वास को लेते हुए मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता का विश्वास जीतूं। उसके लिए आपने मुझसे पूछा कि क्या कार्य।
एक तो देखिए, किसी भी आम आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं बेसिक सी हैं, उसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे होते हैं आउट ऑफ द लीग जाके भी होते हैं, वो मैं अभी ये मंच नहीं है उनको कहने का, बहुत जल्दी नहीं, हो मेरा जाएगा। सवाल है कि आप ऐसा कौन सा अलग काम कर, देखिए बिजली पानी सड़क ये सब देना सरकार का काम है, इसमें अगर आप करते हैं तो हमारी जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं तो नहीं, स्पष्ट मैं बोल रहा ये कह रहा हूँ कि ये एहसान नहीं है, हाँ। लेकिन उसकी गति को रुकना नहीं चाहिए। जैसे आपने क्या, एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, हाँ, डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूइंग, सड़क कंटिन्यू प्रोसेस है। बनेगी, टूटेगी, टूटेगी, फिर बनेगी, हम्म। ये चलता रहता है। तो उस प्रोसेस के लिए मैं ये इसको क्रेडिट नहीं लेने जा रहा, ये हमारी ड्यूटी है, अलग क्या करना हमारी चाहेंगे आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि आईटी के क्षेत्र, यहाँ पे कुछ ऐसा बनना चाहिए। आईटी, अब जैसे गुड़गांव से हम बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा जो हमारी आबादी है वो गुड़गांव जॉब करने जाती है, और मैक्सिमम जो लोग मैंने असेस किया है वो ज्यादा से ज्यादा आईटी सेक्टर में है। तो क्यों ना वैसा ही सेक्टर यहाँ पे क्रिएट किया जाए। चलिए, ये आपका विजन हो गया आईटी सेक्टर। अब मैं एक दर्शक का सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत बड़ा सिंपल सवाल पूछा उन्होंने, कहा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का क्या हो रहा है, जरा आप इनसे पूछिए। सुनील नागर जी का सवाल है डायरेक्ट लाइव में। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वो रुका है, ये प्रशासनिक कारण है। सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं, सरकार इंटरेस्टेड नहीं होती तो उसको काम ही नहीं शुरू होता। तो वो आने वाले समय में जब दोबारा हम इस सरकार के अंदर आएंगे तो ये निश्चित तौर पे और बहुत जल्दी ही इसको कराया जाएगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज बच्चे यहाँ के, अगर इस पर्टिकुलर विधानसभा की मैं बात करूँ, खेल परिसर जाना पड़ता है उनको, या किसी प्राइवेट एकेडमी के अंदर जाना पड़ता है। आपको मालूम है कितना नुकसान हुआ है? आप अगर देखें तो हमारे फरीदाबाद से तमाम क्रिकेटर निकले, रतड़ा जी अभी ताज़ा एग्जाम्पल भी है, लेकिन स्टेडियम ना होने की वजह से हमारे खिलाड़ी जो फरीदाबाद से निकल के जाने चाहिए थे वो रणजी तक नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या ये ड्रॉबैक नहीं है सरकार? नहीं, मैं निश्चित मानता हूँ कि ये एक कमी हो जाती है जब आप, वो चीज़ होगी नहीं, वो कहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे फरीदाबाद में भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, खेलने वाला जो होता है वो कहीं से भी जाके खेल करके निकल जाता है। ये कहीं से भी उसने खेलना तो राइट से खेलेगा, लेकिन सरकार आपकी मैं आपका क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पूरा होने दीजिए। लेकिन सरकार का एक जिम्मेदारी है कि जहां वो रह रहा है उसके आसपास वो सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। मैंने फिर कहा, किसी वजह, कुछ कारण होते हैं जिस वजह से वो अटक गया। कई बार कुछ भी कारण होते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस चीज़ की डिटेल ब्रीफ ना हो उसके बारे में, क्योंकि कहते हैं ना, हाफ नॉलेज ज़्यादा डेंजरस होती है बजाय उसके। तो मैं आधी अधूरी बात नहीं कहना चाहूँगा भाई साहब, जो भी आपके दर्शक हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में इसको, क्योंकि ये प्रायोरिटी, इसको मैं भी समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी से कहता हूँ मैं इस बात को, कि बहुत ज़रूरी है खेल के लिए सुविधाएं, तभी खिलाड़ी निकलेगा, तभी खिलाड़ी बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही बनता है। मनु भाकर एक हमारा लाइव एग्जाम्पल है। आज महिलाओं के लिए वो बने हैं, यहाँ आसपास कुछ फैसिलिटी नहीं है, एक ही शूटिंग रेंज है, वो वहाँ जाते हैं, उन्होंने किया, और आज वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल बनी, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कि वो भी आगे बढ़े और एक ऐसा स्वर्णिम पल देश के लिए भी लाएं और अपने परिवार के लिए भी और स्टेट के लिए। अच्छा, बड़खल विधानसभा में अगर हम ओवरऑल पार्कों की बात करें तो वहाँ पर एक पार्क है रोज गार्डन, क्या आपने उसकी दशा देखी है? वो आई थिंक काम दोबारा से शुरू हो चुका है। मेरी आज सुबह भी बात हो रही थी इसी विषय में, तो वो काम आपने भी देखा होगा कि वो कुछ एक दीवार वगैरह भी है और उसका बाकी का काम भी शुरू हो चुका है, और सड़क भी उसकी तकरीबन बन चुकी है वहाँ। उस पार्क का नाम है रोज गार्डन, और वहाँ पे एक भी रोज का पेड़ नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? नाम रोज गार्डन है, एक भी रोज का पेड़ नहीं है उसमें। यही उपलब्धि है आपकी सरकार की? नहीं इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यही उपलब्धि है, लेकिन चलिए, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस होता है कि सरकार की होगी, ये होगी तो रोज होएगा और वो नहीं होएगी तो अच्छा, वो आप ये तो मानते हैं कि शासन से प्रशासन चलता है? लेकिन जिस ट्रैक पे लोग चलते हैं वो होना चाहिए, वहाँ झूले जो होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, मानता हूँ। और उस पे सिंगल शौचालय भी शुरू हो चुका है। सिंगल शौचालय नहीं है। जो महिलाएं, मेरे पास एक पीड़ा लेके आई थी, जो महिलाएं वहां जाती हैं सुबह योगा करने या घूमने, उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं इतना। और सिंगल, जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ सिटी का पार्क है, इसे हम हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं इस पार्क को, सिंगल शौचालय नहीं है। 10 साल आपकी सरकार रह चुकी है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, कोई इंतजार वाली बात नहीं है। ये अगर आपने मेरे भी संज्ञान में लाया तो जाहिर बात है, मेरे पास कल भी किसी का एक और मैसेज आया था कि उनके वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और पिछले 2024 के, ये लोकसभा में मैं एक जगह गया था तो उन्होंने मांगा था
तो मैंने उनको भी वो शौचालय जहाँ उन्होंने कहा प्रिस्क्राइब, लेकिन एक कंडीशन हमने उनसे कंडीशन नहीं रिक्वेस्ट करी थी कि शौचालय हम बना के देंगे, पानी भी लगवा के देंगे, मोटर भी लगवा के देंगे, थोड़ी सी उसकी मेंटेनेंस जिसको कहते हैं जहाँ है वहाँ भी आपने देखा है कि हमारा लोग कैसे उसको इस्तेमाल करते चलिए हैं, आपकी गंदगी बना उपलब्धियों के की छोड़ बात देते करते हैं हम हैं। उसको। आपकी उपलब्धियों की बात करते हैं। आपके मंत्री जी कहते हैं कि हमने यहाँ पर तहसील ले आए। क्या करप्शन खत्म हुआ तहसील में? तहसील लाना और करप्शन खत्म करना दो अलग अलग मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार तहसील में आज भी है। आप कहते हैं बिल्कुल है। कोई कंप्लेनेंट उसका, कंप्लेंट क्यों? अभी अरेस्ट भी हुए हैं 2-3 बंदे। हाँ तो बस यही है, जो गलती करेगा वो जाएगा बिहाइंड द बार्स। पहले ऐसा चलिए, नहीं होता था, दूसरी उपलब्धि पीछे नहीं बताते जाया हैं। जाता था। पैराफेरी रोड बनाई, हम्म। आज तक उसमें स्टील वर्क अधूरा पड़ा। इस पैराफेरी रोड को बने पिछले सरकार में आपकी बनी थी पैराफेरी रोड। स्टील वर्क चालू है स्टील उसमें, अगर आप 5 देखें, साल बाद स्टील वर्क चालू। आप उसको देखिए काफी हद तक तैयार हो चुका है। आप होम स्वीट्स पे जाइए, उसके सामने भी स्टील वर्क चालू है और आगे भी बढ़ चुका है, उसको पूरा कवर करा है हमने। आपके बगल में 2 पार्क है, आपने नोटिस करा? आपके बगल में ही 2 पार्क है। ये दोनों निश्चित तौर पे जो अच्छा है वो अच्छा है, मैं खुद कहता हूँ, ठीक है। एच ब्लॉक 1 नंबर का पार्क देखा है आपने? बिल्कुल देखा है मैंने। क्या स्थिति है उसकी? उसका काम शुरू हो चुका है। एच ब्लॉक पार्क में आपको बता दूं, सी ब्लॉक का एक पार्क आपको बता दूं। आपको पता हो कि अभी 4.5 करोड़ रुपए इन पार्कों की मरम्मत और उससे रिलेटेड जो भी काम है, ट्रैक वगैरह, वो शुरू हो चुके हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो कुछ एक पार्क रह गए थे, 2 नंबर विडहोम का पार्क रह गया, मैंने खुद उसको ऐड करवाया उसके अंदर। जी। शास्त्री कॉलोनी का पार्क रह गया था। ये अभी आप जाएं वहां पे, वो ऑलरेडी काम चल रहा है वहां पे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और इमीडिएटली काम शुरू हो गया, पहले से ही चल रहा है, कई दिन से चल रहा है। जतिन भाटिया का सवाल आया, ऑनलाइन सवाल है, सीधा मैं दर्शक का सवाल पूछना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा 2 ही ब्लॉक में बहुत पानी भरा रहता है, दयानंद स्कूल वाली गली में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और ये दिक्कत आज से नहीं लगभग 5 सालों से है। ये लास्ट गली बता दूं आपको, 2 नंबर ब्लॉक पे जैसे आप टक्कर पे जाएंगे, इधर मोहन सिंह भाटिया घर है, ये पूरी गली भरी रहती है। इस जो सीवर की समस्या है, इसका निदान कैसे करेंगे? क्योंकि समस्या है तो सब बताते हैं, मैं चाहता हूं कि समाधान क्या करेंगे आप? आज हम घूम फिर के अभी जहाँ से हम शुरू हुए थे, अब हम वहीं आके खड़े हो गए हैं, बिल्कुल खड़े, जहाँ मैंने आपको कहा था मूलभूत। आपके दर्शक भी, मेरे भाई लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, मूलभूत। सीवर से रिलेटेड मैं बता दूं कि सीवर से रिलेटेड एक फंड पास हो चुका है, जो हाँ, जिसमें ओम जी सस्पेंड भी हुए हैं, अभी एक्शन सस्पेंड कराए गए हैं, अब आपके मंत्री नहीं कराया। देखिए क्या होता है कि सरकार का काम है पैसा देना, और नीचे अफसरों का काम है उस पैसे को सही यूटिलाइज करके जनता को, जिस चीज का उनका पैसा है, ये पैसा हमारा नहीं है, सरकार का नहीं होता है। हाँ, ये आम आदमी का पैसा है जो टैक्स के माफिक सरकार के पास आता है और उसे उसकी डेवलपमेंट के लिए वापस दिया जाता है। एक सरकार का नुमाइंदा होने के नाते हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम ये देखें कि ये पैसा सही जगह लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको समाधान कराया जाए। और जहाँ ये लोग गलतियाँ करते हैं, मैं फिर कहूँगा कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था जितना इस सरकार के टेन्योर में हुआ इन 10 सालों में, कि अफसरों को बिहाइंड द बार्स डाला गया है, उन पे कार्रवाई करी गई है। वो सब इसलिए कि आप पैसे को मिसयूज करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये इस मामले में सख्ती है। हर आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत पुरानी मूवी है, ठीक। रोटी आदमी खुद कमाता है, कपड़ा खुद खरीदता है, मकान के नॉर्म्स में सरकार आ जाती है। आपको आज का ज्वलंत मुद्दा मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा है और हर आदमी त्रस्त है। यदि आपकी प्रॉपर्टी आईडी में सरकार ने इसमें कोई भी अभी अमेंडमेंट नहीं करा, कहीं भी आदमी धक्के खाता रहता है, धक्के खाने के बाद उससे मोटे पैसे मांगे जाते हैं। हालांकि इसका रिकॉर्ड नहीं है, रिश्वत का रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन आमजन परेशान है। तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर क्या बदलाव चाहेंगे आपकी, इजी हो जाए, क्योंकि लोग परेशान है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। देखिए, उसमें समाधान कर दिया है सरकार ने, और जैसे मैं बताऊं कि शुरुआत में हुआ था तो ये दिक्कतें सबके साथ आई थी। ये ऐसा नहीं है, मैं भी उसी लीग में हूँ। जो काम मैं कहूँगा कि कोई भी आमजन कर रहा है, मुझे औरों के बारे में नहीं पता, मैं नहीं कहता। मैं आज भी अपनी स्कूटी पे घूमता हूँ, मैं आज भी नगर निगम जाता हूँ एक आम आदमी की तरह। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, मैं भी प्रेस वाले पे जा रहा हूँ, मैं भी सामान ला रहा हूँ। जो लोग जनरली, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं अलग से नहीं घूमता, अलग जगह पे नहीं जाता, अलग सड़क मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मैं भी उसी सड़क से जा रहा हूँ, मैं भी उसी पानी को यूज कर रहा हूँ और मैं भी उसी फैसिलिटी को ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी आईडी जब आई थी, हाँ दिक्कतें आई थी, लेकिन उसका समय समय पे समाधान होता रहा, अमेंडमेंट्स होती रही। एक कंसेप्ट लेके आए, उसको ऑनलाइन किया। हमें बहुत जरूरी है उसको, उसके बैकएंड पे कि लाया क्यों गया, उसको समझने की जरूरत थी।
लेकिन उसमें जो जो कमियां हैं उसको दूर किया। और अब तो नायब सैनी सरकार ने ये भी कह दिया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें उसके अंदर, उसमें कहीं ना कहीं मैनुअल भी उसको किया गया है और उसको इजी किया जाएगा। और ये जनता के फायदे की चीज है लॉन्ग रन में। अभी लोकसभा चुनाव से पहले इस सड़क का उद्घाटन किया गया था, जी, जो ठीक आपके घर के बाहर की सड़क है, और ये कहा गया था कि 6 महीने का टर्नओवर है। मानता हूँ भी 4 महीने ही बीते हैं, लेकिन इस सड़क की जो स्थिति है, तमाम गाड़ियां यहाँ डैमेज हो चुकी हैं। तो जब ये चीज पता थी कि बरसातें आएंगी, तो इसे पहले नहीं किया जा सकता था या बाद में सरकार नहीं जा सकता था? अब ये सड़क पूरी खुदी हुई है और पूरा ट्रैफिक परेशान रहता है। देखिए ये तो दो धारी तलवार हो जाती है, सरकार करे तो मरे, नहीं करे तो मरे। लेकिन उसमें एक टेक्निकल ग्लिच था कि उसके जो पाइप्स थे उसके ऊपर सॉइल रिपोर्ट आनी थी। उस सॉइल रिपोर्ट को आने में थोड़ा सा समय लगा। अगर जो भी यहाँ से निकलता है तो वो अब देखेगा कि जहाँ जहाँ पाइप डले थे, या तो जिनको नहीं पता हो, जो टुकड़े बचे हुए हैं उसमें पाइप डले हैं, और उन पाइप के ऊपर आप देखो कि ऑलरेडी एक लेयर बनाई जा रही है, ताकि जब स्लैब डाली जाए उसके ऊपर स्लैब ना बैठ जाए, नीचे पाइप ना डैमेज हो जाए, सीवर के फिर से इशू ना क्रिएट हो जाए। ये आने वाले भविष्य को देख के ही पहले ही लाइनें डाल दी गई हैं। ये भी मैं बताता हूँ, ये भी एक एडवांस सोच है उस चीज को लेके, क्योंकि मेन लाइनों को उससे जोड़ा जाएगा और पानी ड्रेन आउट किया जाएगा। चलिए कोई एक अलग हट के कारण बताए कि ये बहुत कड़वा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करे? भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझ पे नहीं तो क्यों, किस पे करेगी विश्वास? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने तो मुझसे मेरा इंटरव्यू ही पूछ लिया। हाँ। मैं ये कहूँगा कि मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ, युवाओं की बात को मैं समझता हूँ, और मैं उस एज में हूँ जहाँ मैं अपने ऊपर वाले की बात भी समझता हूँ और मैं नीचे वाले की बात भी समझता हूँ। एक बैलेंस कहते हैं ना, एज आती है। मैं एक कहते हैं पुरानी सोच को भी पकड़ के चल रहा हूँ और एक मैं युवा सोच को भी पकड़ के चल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा की मेरे युवा क्या चाहते हैं, मेरे बुजुर्ग क्या चाहते हैं, मेरे बड़े क्या चाहते हैं, या मेरे साथ के लोग क्या चाहते हैं। तो ये आपने देखा जवाब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये धीरज शर्मा जी कह रहे हैं कारण ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो भी दर्शक जुड़े थे मैं उनका पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और आपको बता दूं कि राजन मुथरेजा जो कि प्रबल दावेदारों में है फिलहाल टिकट की दौड़ में, पार्टी की मर्जी रहती है, उनका अंदरूनी मामला है किस पर विश्वास जताती है किस पर नहीं। लेकिन इन्होंने अपना विजन क्लियर किया, जो मेन विजन क्लियर किया कि वो आईटी की मांग करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा आईटी सेक्टर होना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार आसानी से मिल सके, जो हमारे युवा रोजगार के लिए गुड़गांव या अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। ये विजन था, और जैसा मैंने कहा कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में ना समाप्त हुई है ना समाप्त होगी। तो मैं सूरज भान फिर जोड़ूंगा आपको शहर की महत्वपूर्ण हस्ती और खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।